आज का जो व्लॉग है ना वो मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। तो मैं उसका आज आपको व्यू दिखाता हूँ और वहाँ के खेत और ये सारी चीज़ें, तो आप खूब इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। क्योंकि काफ़ी अर्सा बाद मैं यहाँ पे घर आया हूँ तो मैंने सोचा कि उस साइड का भी चक्कर लगाया जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे फसलों के ऊपर स्प्रे की जा रही है क्योंकि ये गंदम काश्त की हुई है यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे अगर कोई जिस तरह से कोई डिजीज़ फैलने का कोई ख़तरा होता है या इस तरह की कोई जड़ी बूटियाँ अगर गंदम के अंदर हो तो फिर यहाँ पे जिस तरह किसान स्प्रे वगैरह करते हैं। ये बेसिकली हमारे ही ज़मीनें हैं जहाँ पे ये स्प्रे की जा रही है, और जहाँ तक आपकी इस कैमरे की रेंज जा रही है तो ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही हैं। और क्योंकि अक्टूबर से ही गंदम की काश्त ना स्टार्ट हो जाती है, और ये जो ड्यूरेशन है ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अप्रैल तक का, ये बहुत ही अच्छा ड्यूरेशन है। अगर हम गांव वाली साइड का अगर विज़िट करें तो यहाँ हमें हर साइड पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है, क्योंकि ज़मीन का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जहाँ पे गंदम या इस तरह का सब्ज़ा ना हुआ उगा हुआ हो, और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है इन मौसम्स के अंदर यहाँ पे आके। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होती है वहाँ तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही होती है। ये बेसिकली स्कूल है जो कि मेरे दादा अब्बू ने ये बनवाया था, उस दौर में मंजूर हुआ था। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और ये सारा कुछ जो गांव का यहाँ पे जो मेन चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्कूल्स हो गए, ये सोलंग सड़क वगैरह, ये सारी चीज़ें बेसिकली मेरे दादा अब्बू जो कि यहाँ पे मेंबर रहे हैं काफ़ी अर्सा, और उनकी एज अब तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गई है। उन्होंने बहुत सर्व किया अपने इलाके को यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं ना अपने दादा दादी से मिलने आया हूँ, तो जाके उनसे मिलते हैं, हम उनसे गपशप लगाते हैं। और ये एनिमल्स गांव में आपको पता ही है, जितने लोग भी रह रहे होते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ जानवर रखे होते हैं। एक तो यहाँ पे दूध का मसला नहीं होता, ईज़िली अवेलेबल होता है, क्योंकि इनका चारा भी आराम से यहाँ पे काश्त किया जा सकता है, और आराम से इनकी देखभाल भी यहाँ पे एनिमल्स की जा सकती है, डिफ़िकल्ट नहीं होता, और खालिस दूध और मक्खन ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली यहाँ पे। ये मेरा कज़न है, इसका नेम है मोहम्मद मुसैयब, और ये 6th क्लास में है। इसकी भी यही रूटीन है कि सुबह स्कूल जाना और फिर उससे वापस आके कुछ छोटे मोटे काम करने, और फिर इसने इसके बाद कुरान पाक पढ़ना। और अब ये जब फ्री हुआ है तो अब इसने क्या होता है, पतंग उड़ाना शुरू कर दिया इसने। और मेरी भी बचपन में यही रूटीन हुआ करती थी कि जब हमने होमवर्क कर लिया, सारा कुछ कर लिया, तो हम यहाँ पे पतंग उड़ाया करते थे, कंचे खेलते थे, और भी बहुत सी गेम्स थी। ये लाइफ है यहाँ। और ये हमारे इलाके के बच्चे जो कि यहाँ कुरान मजीद पढ़ के जा रहे हैं। और जब मैं भी छोटा था तो यहाँ पे यही रूटीन होती थी कि 4 से 5:30 कुरान मजीद वाले टीचर ने आना, और हम सब पूरी बस्ती के बच्चे, हमारे इलाके के बच्चे हम इकट्ठा होते थे कुरान मजीद पढ़ना। फिर 1.5 घंटे के बाद हमें छुट्टी हो जाया करती थी, उसके बाद हमने कुछ खेलने लग जाना। और यहाँ पे अब पतंग उड़ाने की कोशिश की जा रही है। एक बंदा ने पतंग पकड़ा हुआ है और दूसरा डोर को लेके खड़ा हुआ है, और ये अब ट्राई हो रही है। ये पतंग खुद से ही बनाए जाते हैं यहाँ पे। देखें, इतने बच्चों ने अपने खिलौना खुद ही बनाना, इंटेलिजेंट इतने हो गए हैं बच्चे, देख लो। खाद वगैरह होती है ना, उसके अंदर शॉपर होते हैं बड़े, उन शॉपर्स को कट करके ना उससे पतंग बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली उसी शॉपर से इन्होंने पतंग बनाया हुआ है। और आप देखेंगे ये वैसे ये आसमान की बुलंदी तक पहुँचे हुए देख लें, ये इन्होंने उड़ाया है, और कहाँ तक इनका अपना खुद हाथ से बनाया हुआ पतंग है। बहुत ही ऊंचा गया हुआ है, इन्होंने तकरीबन सारी डोर ही ओपन की हुई है। डोर का भी मुकाबला लगाते थे हम बचपन में कि सबसे लंबी डोर किसकी होगी,
और उसके अलावा फिर हमने मुकाबले लगाने, किसी और बस्ती के लड़के ने भी पतंग उड़ाना, हमने भी उड़ाना, और इस तरह से बड़ा एंजॉय होता था कि सबसे ऊंचा जो पतंग है वो किसका है। मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।